सलाम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन शेप्स। तो आज के लेक्चर में हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ ज्योमेट्री के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कंकरेंट लाइंस का। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लाइंस होते हैं जिनको अगर हम ड्रा करें तो वो एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट लाइंस हैं। आप इसको L1 कह दें, इसको L2 कह दें, इसको L3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये तीनों लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और वो पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। जब ऐसे लाइंस हो जो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या मीट करे सिंगल पॉइंट पर, ऐसे लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो अगर आप इस कंकरेंट लाइन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो आपके पास क्या होगा? कंकरेंट लाइंस आर द 3 or more lines that meet intersect at a single point। ये वो लाइंस होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पर मीट या इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इफ़ मैनी लाइंस क्रॉस ईच अदर एट वन सेम पॉइंट दे आर कंकरेंट। अगर आपके पास बहुत सारे लाइंस हो जो सिर्फ एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करे तो उनको आप कंकरेंट लाइंस कह सकते हैं। आपके सामने मिसाल यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, बहुत सारे लाइंस है, आई मीन 3 लाइंस है जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 है, ये तीनों क्या है? कंकरेंट लाइन्स है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर हम ये जो वर्टेक्स बी है इससे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें अपोजिट साइड तक। ठीक है, ये नेक्स्ट साइड है, यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो ये एक मीडियन कहलाता है। ठीक है, मीडियन क्या होता है? ठीक है, मैंने कहा कि जब आप वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड तक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक है, इस तरह अगर आप ड्रॉ करें तो आपके पास टोटल कितने मीडियंस बनते हैं? एक मीडियन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और आपके पास एक मीडियन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और एक मीडियन आपके पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यानी टोटल 3 मीडियंस ट्राइंगल के बनते हैं। तो ये तीनों मीडियंस भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको आप पॉइंट जी कहते हैं। इसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं। ये जो पॉइंट है जी है, इसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं। तो आपके पास ये तीनों लाइंस की अगर हम बात करें, आई मीन मीडियंस की, तो ये तीनों जो मीडियंस होती है ट्राइंगल की, ये कंकरेंट होते हैं। इन अ ट्राइंगल द मीडियंस मीट एट वन पॉइंट सो दे आर कंकरेंट। और इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जहाँ पर ये मीट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन केस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये द 3 मीडियंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी सो दे आर कंकरेंट, लिहाजा ये क्या है? कंकरेंट कहलाती है, लाइंस कहलाते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इस चीज़ की हम बात करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द एंगल बाइसेक्टर आल्सो मीट एट वन पॉइंट दे आर कंकरेंट। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें अपोजिट साइड तक, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो एंगल था वो टोटल आपके पास 60 डिग्री था, तो फिर 30 डिग्री इस साइड पर रह जाएगा और 30 डिग्री इस साइड पर रह जाएगा। इसलिए इस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, जो इस एंगल को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। लिहाजा हमारे पास टोटल कितने एंगल बाइसेक्टर्स हैं? आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपके पास कितने एंगल बाइसेक्टर्स हैं? आपके पास इसके 3 एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ओके, एक ए से यहाँ तक है, फिर एक बी से यहाँ तक है, ठीक है, और फिर एक सी से यहाँ तक है। ये तीनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स है। और ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं जिसको हमने आई का नाम दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स है, ये भी एक लाइन पर मीट कर रहे हैं, लिहाजा ये भी क्या है? कंकरेंट है। द 3 एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई सो दे आर कंकरेंट, लिहाजा ये भी क्या है? कंकरेंट लाइन्स है। तो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या नतीजा मिला या क्या कंक्लूजन मिला? व्हेन 3 or more lines meet at a single point then they are called concurrent lines। ऐसे लाइंस को फिर हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इनके जो डेफिनेशंस है वगैरह है, इनको हमने डिस्कस किया है। कंकरेंट लाइंस आर 3 or more lines that meet or intersect at a single point।
दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर मीट इंटरसेक्ट करें उनको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। इफ़ मैनी लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट वन सेम पॉइंट देन दे आर कंकरेंट। अगर बहुत सारे लाइन्स एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करे तो वो भी कंकरेंट है। ट्राइंगल के केस में इन ट्राइंगल द मीडियंस मीट एट वन पॉइंट सो दे आर कंकरेंट। एंगल बाइसेक्टर्स के केस में द एंगल बाइसेक्टर्स आल्सो मीट आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट सो दे आर आल्सो कंकरेंट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंकरेंट लाइन्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वो पॉइंट होता है जहां पर कंकरेंट लाइंस मीट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि द पॉइंट वेयर ऑल द कंकरेंट लाइंस मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसको आप कॉमन मीटिंग पॉइंट, इट इज़ द कॉमन मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइंस। ये तमाम जो लाइंस हैं उनका कॉमन मीटिंग पॉइंट है। तो आपने देखा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो मीडियंस थे, हमने मीडियंस का जो डिस्कशन किया, एक मीडियन ये हुआ, एक मीडियन ये हुआ और एक मीडियन ये हुआ। ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं जिसको जी का नाम दिया गया है। लिहाजा ये हमारे पास जो जी पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो मुख्तलिफ केसेस में पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। पहली बात ये है कि एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो ये कंकरेंट है। दे मीट एट वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। लेकिन अगर मीडियंस की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को आप सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। सो द सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन केस ऑफ मीडियंस। मीडियंस के केस में जो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। सो पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉइड, इट इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री ऑल मीडियंस, ठीक है। जो आपके पास ये पॉइंट है जी है ये सेंट्रॉइड है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है तीनों मीडियंस का। नेक्स्ट हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स का हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तीनों लाइंस, लिहाजा ये कंकरेंट लाइंस है। जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ये आई से इसको डिनोट किया गया है। ये हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और इसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। सो आपके पास क्या है, द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। सबसे पहली बात ये है कि ये तीनों कंकरेंट है क्योंकि एक पॉइंट पर मिल रही है। दे मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड द इन सेंटर। जिस पॉइंट पर ये मिलती है उसे हम इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो मीडियंस का था उसे सेंट्रॉइड और इसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। सो द इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। एंगल बाइसेक्टर्स के केस में जो इन सेंटर है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। पॉइंट आई इज द इन सेंटर, यहाँ पर जो पॉइंट आई है वो इन सेंटर है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है उनका ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। सो यहाँ से हमें क्या मिला कि द पॉइंट वेयर ऑल द कंकरेंट लाइंस मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अभी मुख्तलिफ केसेस में इसका मुख्तलिफ नाम है। जब मीडियंस आपस में मीट करते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। जब एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है हमें उसे इन सेंटर कहते हैं। जब एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, इनको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, ठीक है। द पॉइंट वेयर द कंकरेंट लाइंस मीट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। जो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द कॉमन मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइंस। ये सबका कॉमन मीटिंग पॉइंट है ऑब्वियसली। और मीडियंस के केस में ये कहाँ पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। मीडियंस के केस में जो सेंट्रॉइड है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर्स के केस में जो इन सेंटर है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, द पॉइंट वेयर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल मीट। ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था एंगल बाइसेक्टर्स का, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, इसे हम इन सर्कल कहते हैं। आपके पास यहाँ पर इन सेंटर कहते हैं। आपके पास यहाँ पर देखिए, आपके पास एक इन सर्कल है। इन सर्कल का मतलब है ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। आपके सामने है ये सर्कल, ये तीनों साइड्स को टच करके बन रहा है, ठीक है। और फिर जो इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बाइसेक्टर्स है और एक यहाँ से यहाँ तक। ये तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आई पर मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट आई है वो इस सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल को जो ट्राइंगल के अंदर है इसे हम इन सर्कल कहते हैं। और ये जो इन सर्कल का सेंटर है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। तो हमारे पास इन सेंटर का ये मतलब है। और इसके अलावा इन सेंटर को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इन सेंटर आपके पास तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स है,
आपके पास 1, 2 और 3, ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है, ये जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसे भी इन सेंटर कहते हैं. सो इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल. ये जो इन सेंटर होता है ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम इन सर्कल कहते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इन साइड द ट्राइंगल, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है. ठीक है, सो इस तरह आपने इसको समझा. इसके अलावा इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ द पॉइंट इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स. ये वो पॉइंट है जो तमाम साइड से इक्वल फासले पर होगा. आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमने कहा कि ये तीनों साइड से क्या होगा, सेम फासले पर होगा. तो ये इस साइड से, ठीक है, इस साइड से और फिर इस साइड से, ये तीनों साइड से इसका जो फासला है वो सेम होगा. यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. तो इट इज़ ये वो पॉइंट है, इट इज़ इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स, तीनों साइड से. तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फासला और ये फासला है D1, D2, D3 इज इक्वल टू R. तो जो इन सर्कल था उसकी रेडियस के बराबर होंगे तीनों. आई होप सो ये भी क्लियर है. तो वो पॉइंट जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं. ठीक है, और इन सर्कल का ये सेंटर होता है. आपके पास यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, वही चीज़ें हैं. द इन सेंटर इज़ द पॉइंट, इन सेंटर इज़ द पॉइंट वेयर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल मीट. एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स उन लाइंस को कहते थे जो किसी एंगल को बराबर दो हिस्सों में बाइसेक्ट करते थे या डिवाइड करते थे. इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल. ये उस सर्कल का सेंटर है जो ट्राइंगल के अंदर था, जिसे हमने इन सर्कल का नाम दिया था. इट इज़ ऑलवेज इन साइड द ट्राइंगल, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर होती है. ठीक है, इट इज़ द पॉइंट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये तमाम मतलब साइड से इक्वल फासले पर होता है. ठीक है, सेम फासले पर होता है. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हम क्या कहते थे, इन सेंटर कहते थे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सरकम सेंटर को अभी समझने की कोशिश करते हैं कि सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है. सरकम सेंटर और सरकम सर्कल. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल मीट, जो हमारे पास ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो जहाँ पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ऑल द वर्टिसेस. ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास हो. मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल है, इसका वर्टेक्स ए है, ये इसका वर्टेक्स बी है, ये इसका वर्टेक्स सी है. अभी एक सर्कल यहाँ पर हमने बनाया है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, जो इन तीनों से पास होकर, ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल है जो इन तीनों वर्टिसेस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है. ठीक है, तो आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पर सर्कल है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको सरकम सर्कल कहते हैं. यानी जिसके अंदर ये ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है जिसके अंदर ये ट्राइंगल है, ये सरकम सर्कल कहलाता है. और इसका जो सेंटर है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट जगहों पर होता है. अगर इसके पोजीशन की बात करें तो अगर अक्यूट ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके एंगल्स 0 डिग्री से बड़े हो, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लेस में जिसके एंगल्स हो, उसका सरकम सेंटर कहाँ पर होगा, इनसाइड द ट्राइंगल होगा. ये इनसाइड द ट्राइंगल होगा. अगर ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस जिसके एंगल्स ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री हो, तो उसको हमने ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहा था. तो हमारे पास यहाँ पर जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है, वो यहाँ पर आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा. देखिए, ये एक आपके पास ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये सरकम सेंटर इसके बाहर लाई कर रहा है. और अगर राइट ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर है वो जो मिड पॉइंट पर लाई करेगा. यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है इस पर लाई करेगा. ठीक है, तो इसका पोजीशन डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकता है. अक्यूट ट्राइंगल के केस में ये इनसाइड द ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के केस में आउटसाइड द ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये मिड पॉइंट पर होगा. आई होप सो कि ये क्लियर है. और इसके अलावा इसकी एक खास बात ये भी है कि इट इज़ द पॉइंट इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स. ये फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, ये तमाम वर्टिसेस से सेम फासले पर होगा.
तो ये डिस्कशन क्या था कि सरकम सेंटर किस चीज़ को कहते हैं। तो सरकम सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस क्लियर ऑफ अ ट्राइंगल एंड दैट सर्कल इज़ नोन एज सरकम सर्कल, और उसका जो सेंटर है उसे सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको समझने की कोशिश की, उसका पोजीशन भी हमने डिस्कस किया, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, सरकम सेंटर है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसको यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, द सरकम सेंटर इज़ द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स मीट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट करती है, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे सरकम सेंटर कहते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस, ये उस सर्कल का सेंटर है जो तमाम वर्टिसेस से पास हो रहा है, जिसे हमने सरकम सर्कल कहा था। पोजीशन ये कहाँ पर लाई करता है, जो सरकम सेंटर है, जो इस सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पर लाई करता है, जब ट्राइंगल एक्यूट होगा तो इनसाइड लाई करेगा, जब ऑब्ट्यूस होगा तो आउटसाइड लाई करेगा, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो हमने ये डिस्कशन किया कि जो हमारे पास सरकम सेंटर है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। जो आर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल है वो क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। तो द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड्स हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। अभी एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, लाइन फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट कहते हैं ट्राइंगल का। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वर्टेक्स है, इससे अपोजिट साइड तक एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक वर्टेक्स होगा। ठीक है, फिर इस एंगल से अगर अपोजिट साइड तक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक वर्टेक्स एल्टीट्यूड होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक एल्टीट्यूड या हाइट होगा। तो हमारे पास टोटल 3 हाइट्स या एल्टीट्यूड्स बने, ये तीनों एक पॉइंट पर मीट करते हैं। तो एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पर एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर का भी पोजीशन डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकता है। अगर ट्राइंगल एक्यूट है तो इनसाइड द ट्राइंगल होगा, देखिए यहाँ पर इनसाइड द ट्राइंगल होगा। ठीक है, यानी जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर है एक्यूट ट्राइंगल्स के केस में ये इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, और जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स हैं उनके केस में ये आउटसाइड लाई करेगा, और जो आपके पास राइट ट्राइंगल्स हैं उनके केस में ये वर्टेक्स पर लाई करेगा। ठीक है, वर्टेक्स किसी कार्नर पॉइंट को कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वर्टेक्स के केस में कार्नर पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्टेक्स है, या मतलब डिफरेंट केसेस में ट्राइंगल के डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये इसका पोजीशन हुआ। इससे रिलेटेड और डिस्कशन क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू द आइलर लाइन एंड एज यूनिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द ट्राइंगल टाइप। खैर, ये आपके पास अगर आप ड्रॉ ऑल द एल्टीट्यूड्स देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। अगर आप तमाम एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करें तो इनका जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल द एल्टीट्यूड्स और हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट। ऑर्थो सेंटर उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स या हाइट्स मिलती हैं। ठीक है, अभी एल्टीट्यूड क्या होता है, ये एक लाइन होता है फ्रॉम द वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तक जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वर्टेक्स से, उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। पोजीशन ये कहाँ पर लाई करता है, ठीक है, ये पॉइंट जब एक्यूट ट्राइंगल के केस में इनसाइड लाई करेगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में आउटसाइड लाई करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये वर्टेक्स पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, हमने कहा कि जहाँ पर मेडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को हमने कहा कि वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। सो द पॉइंट वेयर ऑल द मेडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, वो पॉइंट जहाँ पर सारे ट्राइंगल्स जो के मेडियंस, ट्राइंगल के जो सारे मेडियंस है वो मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो आपके पास यहाँ पर अभी देखिए मेडियंस क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। द मेडियन कनेक्ट्स द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो आपके पास यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन क्या कहलाता है, मीडियन। फिर यहाँ पर ये एक मीडियन है और फिर यहाँ पर ये एक मीडियन है। तो आपके पास ये तीनों मीडियंस है और ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, मीडियंस जहाँ पर मिलती है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है
यहाँ पर देख सकती है, जहाँ पर मीडियंस मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास यहाँ पर है फाइंड ऑल द मीडियंस, यहाँ फाइंड ऑल द मिड पॉइंट्स, सारे मिड पॉइंट्स आपने फाइंड किए। फिर लाइंस ड्रॉ करिए, ड्रा 3 मीडियंस लाइंस फ्रॉम वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स, आपने लाइंस ड्रॉ किए। पॉइंट जी इज़ वेयर ऑल द मीडियंस मीट, ये पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों मीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप अगर समझे तो अच्छी बात है। ठीक है, जी डिवाइड्स ईच मीडियन इनटू रेशो 2:1, जो हमारे पास सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो वर्टिसेस वाला साइड होगा वो दुगना होगा, 2 टाइम्स होगा बनस्बत इस साइड की। ठीक है, ये अगर x के बराबर है तो ये 2x के बराबर होगा, ये अगर 4 के बराबर है तो ये 8 के बराबर होगा, ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर 3 के बराबर है तो ये फिर आपके पास 6 के बराबर होगा। तो इस तरह आपके पास ये 2:1 में डिवाइड होगा। ठीक है, यानी जो वर्टेक्स साइड वाला एरिया लेंथ है वो 2 टाइम्स होगा बनस्बत जो मिड पॉइंट साइड वाला लेंथ है उसके। तो ये हमारे पास जो सेंट्रॉइड है पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है तीनों मीडियंस का, इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इस केस में, और इसके अलावा ये तीनों मीडियंस को डिवाइड करता है किस चीज़ में, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, सो आई होप सो कि दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ रेशोज़ और प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला थ्योरम हमें क्या बताता है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स डिवाइड्स दोज साइड्स प्रोपोर्शनली, उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। इसको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडेड फिगर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ट्रायंगल को, आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल 2 लाइंस जो एक दूसरे को मीट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, उनको आप पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पर पॉइंट्स जहाँ पर लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं, मीट करते हैं, वो इंटरसेक्टिंग होता है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, प्रोपोर्शनल का मतलब है 2 रेशोज़ आर इक्वल, जब 2 रेशोज़ आपस में बराबर हो उन्हें हम कहते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन, वो फिर क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर अगर इस तरह हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पर इस तरह हो कि A:B इज़ इक्वल टू B:C। ठीक है, तो ये दोनों रेशोज़ क्या है, बराबर है, इक्वल है, लिहाजा ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ऐसा लाइन जो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉन हो। ठीक है, अभी यहाँ से देखें, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन पैरेलल है, कौन से साइड की, BC साइड के पैरेलल है। ठीक है, ट्रायंगल की BC साइड है, इसके पैरेलल हमने कौन सा लाइन ड्रॉ किया है, DE लाइन ड्रॉ किया है। इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, ये बाकी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी देखिए, इस साइड को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस साइड को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। डिवाइड्स 2 साइड्स प्रोपोर्शनली, इन साइड्स को ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पर है A से लेकर D तक। ठीक है, ये AD हुआ, और फिर यहाँ पर D से लेकर B तक ये क्या हुआ, DB हुआ। ठीक है, तो इनका जो रेशो है वो क्या होगा, ये होगा AD रेशो DB, आप इसको AD रेशो DB कह सकते हैं। और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक इसको आप AE कह सकते हैं, और ये फिर E से लेकर C तक ये EC कहलाता है। तो इनका जो रेशो है वो क्या होगा, AE रेशो EC। और इन दोनों रेशोज़ इन दोनों साइड्स जो जो इंटरसेक्ट हो रही है, इन दोनों के रेशोज़ आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि AD रेशो DB इज़ इक्वल टू AE रेशो EC, AE रेशो EC के बराबर है, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, AD ओवर DB इज़ इक्वल टू AE ओवर EC। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह रेशो के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास ये क्या होंगे, इनको दिस मीन्स दैट बोथ साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रखा है कि दोनों सेम रेशोज़ में डिवाइड होंगे। इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, AD ये जो यहाँ पर लेंथ है ये किस चीज़ के बराबर है, ये अगर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो DB है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और फिर आपके पास जो AE है,
3 सेंटीमीटर के बराबर है और जो आपके पास ये है ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने कहा कि ये इनके दोनों के जो रेशोज़ हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2:4 इज़ इक्वल टू 3:6। ठीक है, इस तरह आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/4 इज़ इक्वल टू 3/6। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आप इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 4। सो दोनों, ये भी 1 के बराबर आ रहा है, ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों रेशोज़ क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें क्या क्या रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट हमें उस वक्त मिलता है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये रिजल्ट या रेशोज़ तब इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, थर्ड साइड के। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो थ्योरम था, उसमें हमें क्या मतलब रिजल्ट क्या मिला कि अगर एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करें, ठीक है, अगर कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल हो ट्राइंगल के किसी साइड की। अभी देखिए ये लाइन ड्रॉ किया, ये इसके पैरेलल था और दो साइड्स को ये इंटरसेक्ट करे, दो साइड्स को ये इंटरसेक्ट कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। तो फिर ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा दो साइड्स, दो जो आपके जिनको ये डिवाइड कर रहा था, इन दो साइड्स को ये डिवाइड करेगा प्रोपोर्शनली, यानी कि ऐसे रेशोज़ में इनको डिवाइड करेगा जो रेशोज़ आपस में बराबर होंगे। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये देखिए ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वर्क्स ओनली व्हेन द लाइन इज पैरेलल, ये तब काम करेगा जब लाइन पैरेलल होगा। डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशो, इक्वल रेशो सेम रेशो में इनको डिवाइड करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड और पोजीशन, ये साइड्स की लेंथ और पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है या डिपेंड नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज इट इज़ पैरेलल, जब तक ये पैरेलल है ये लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट इसका कन्वर्स थ्योरम है, इसका ये उलट थ्योरम है। इसका उलट थ्योरम हमें क्या बताता है, ठीक है, ये हमें बताता है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो, वहाँ पर हमने कहा कि अगर पैरेलल लाइन होगा तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेगा। अभी हम कह रहे हैं कि एक ऐसा लाइन जो इन साइड्स को अगर डिवाइड करे सेम रेशो में, इक्वल रेशो में, तो फिर वो लाइन किस तरह का होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये उसका उलट है। ठीक है, कन्वर्स थ्योरम है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कन्वर्स भी इसका ट्रू है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम को कहते हैं सेम रेशो यानी इक्वल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेगा। आपके पास क्या है, ए डी और डी बी, ये ए डी, ठीक है, और ये डी बी, और ये इनका रेशो, और फिर यहाँ पर ए और ई सी इनका रेशो अगर आपस में बराबर हो तो इसका मतलब है कि जो आपके पास यहाँ पर बी सी है, ठीक है, बी सी है, और यहाँ पर जो डी ही है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये वो लाइन है, डी वो लाइन है जो इस ट्राइंगल को मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है इसके दो साइड्स को, और ये जो आपके पास है ये लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड के। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, जो साइड्स हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा ये एक पैरेलल लाइन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एग्जांपल देखें, अगर ये 3 है और ये 6 है, ए डी 3 है और ये 6 है, ए ई 2 है और ये 4 है, तो आप इस रेशोज़ में इनके वैल्यूज़ पुट करें तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल या सेम आ जाएंगे। ठीक है, 3/6 इज इक्वल टू 2/4, ये दोनों इक्वलेंट या इक्वल क्या है, फ्रैक्शंस है या रेशोज़ है। लिहाजा इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो डी है वो पैरेलल होगा बी सी के, जो डी ही होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। ये उस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, रिवर्स थ्योरम है। और वर्क्स ओनली व्हेन द रेशोज आर एग्जैक्टली इक्वल, ये तब काम करेगा जब रेशोज इक्वल होंगे। ठीक है, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन होगा वो पैरेलल होगा। अगर रेशोज इक्वल नहीं है तो फिर लाइन पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, और ये उसका कन्वर्स थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है, सबसे पहली बात क्या है कि व्हाट इज़ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप ए पॉइंट पर देखें, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इस एंगल को ये लाइन बराबर दो हिस्सों में, ए डी लाइन बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। लिहाजा ये जो ए डी है ये यहाँ पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और कौन से एंगल को डिवाइड कर रहा है, एंगल ए को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है,
और ये जो डी पॉइंट है वो कौन से लाइन पर लाई कर रहा है, बी सी पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये वो लाइन होता है दैट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अपोजिट साइड क्या होता है, साइड अक्रॉस द एंगल, यानी ये जो यहाँ पर एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये डी पॉइंट है, ठीक है। और फिर आपके पास इंटरनल क्या होता है, इन साइड द ट्राइंगल को हम इंटरनल कहते हैं। अभी उस थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ये बताता है हमें बताता है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी मतलब फॉर एग्जांपल किसी एंगल का जो एंगल है उसका इंटरनल जो बाइसेक्टर है वो क्या करेगा, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन रेशो, जो अपोजिट साइड है उसको रेशो में डिवाइड करेगा ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, उन साइड्स के रेशो में भी उन साइड के रेशोज के बराबर होगा जो इस एंगल को कंटेन कर रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास है एंगल है आपके पास, इसको कौन से साइड्स कंटेन कर रहे हैं, एक ये साइड ए बी वाला साइड और ये एक ए सी वाला साइड, ये दोनों साइड्स का रेशो, और फिर ये जो यहाँ पर बी डी, ठीक है, और सी डी, ये मतलब ये यहाँ पर जो बेस है ये दो जगहों पर डिवाइड हुआ है, ठीक है। यहाँ का रेशो और इन दो साइड्स के रेशो के बराबर होगा। आप देख सकते हैं आपके पास क्या होगा, बी डी क्या है, ये जो लेंथ है ये बी डी है, और फिर ये क्या है, डी सी है, इनका रेशो, ठीक है। ये देखिए बी डी ओवर डी सी किस चीज़ के बराबर होगा, ए बी और ए सी के रेशो के बराबर होगा, ये बता रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि डिवाइड करेगा द अपोजिट साइड को इन रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ठीक है, उन जो एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स हैं उनके रेशो में या उनके इक्वल के रेशो में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। एग्जांपल क्या है, अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ए सी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो फिर आपके पास जो बी डी और डी सी है वो क्या होंगे, ये 6/4 किया तो 2 पर डिवाइड करें, 2 3 ज़र 2 2 ज़र 4, सो आपके पास 3/2, इसका मतलब है जो बी डी है वो 3 के बराबर है, जो डी सी है वो 2 के बराबर है। तो इस तरह आपके पास इनका जो रेशो है वो आपस में बराबर आएगा, ठीक है। ये उस वक्त वर्क काम आएगा जब वर्क्स ओनली व्हेन फॉर द एंगल बाइसेक्टर, ये सिर्फ एंगल बाइसेक्टर के केस में काम आएगा। द रेशो ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यहाँ पर जो रेशो है ये एक रेशो इस साइड का जिसको ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है, और दूसरा इन दोनों साइड्स का जो एंगल को कंटेन कर रहे हैं, तो ये आपस में दो रेशोज़ क्या होंगे, इन प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल होंगे या आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, फाइंडिंग अननोन लेंथ्स इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के अननोन लेंथ्स फाइंड करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है और उसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो हमने इसको समझने की कोशिश की। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में फ़र्क है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स को कहते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास क्या है, सिमिलर है, तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स मैचिंग साइड्स, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल रेशोज़ में हो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, हम बताएंगे इक्वल रेशोज़ में कैसे है, लेकिन मैचिंग साइड्स का मतलब है इसका ए बी वाला साइड इसके डी ई वाले साइड के बराबर होगा, ए सी डी एफ के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास ए बी क्या होगा, सिमिलर होगा डी ई के, बी सी सिमिलर होगा ई एफ के, और ए सी सिमिलर होगा डी एफ के। तो आपके पास इनके जो रेशोज़ है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे या बराबर होंगे। आप देख सकते हैं आपके पास इनके रेशोज़ किस तरह बराबर होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इनका मैथमेटिकल फॉर्म आप देख सकते हैं, ए बी डी ई यानी ए बी रेशो डी ई, ठीक है। इन दोनों साइड्स का रेशो मतलब इसका ये साइड और इसका इस साइड का रेशो। फिर नेक्स्ट आपके पास बी सी ई एफ
यहाँ पर बी सी और ई एफ इन दोनों साइड्स का रेशो के बराबर होगा, फिर ए सी डी एफ ये इन दोनों के, यानी तीनों जो मतलब कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशोज है वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। सो द रेशोज कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये जो रेशोज है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी मिसाल आप यहाँ से ले सकते हैं, ए बी ये है, बी सी ये है और ए सी ये है, फिर डी ई एफ और डी एफ ये है, तो फिर इनकी रेशोज ये 4/2 ये 6/3 ये सब किस चीज़ के बराबर है, 2 के। तो ऑल द रेशोज आर इक्वल, जितने भी रेशोज है वो आपस में इक्वल है। अगर रेशोज इनके साइड्स के इक्वल है तो आपने मतलब वहाँ पर इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो आप उनके साइड्स को आपस में उनके रेशोज को कंपेयर करें। देखिए उनके साइड्स के रेशोज अगर आपस में इक्वल आएंगे तो इसका मतलब है जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है। तो इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड रेशोज आर इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल्स हैव सेम शेप बट मे हैव डिफरेंट साइजेस, इनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनका शेप सेम होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में दोनों सेम थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है, आपके पास ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूज्ड इन हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स स्केलिंग एंड प्रूफ्स, ये मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो खैर ये मतलब ये जो जिस टेस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स था। और यहाँ का जो लेक्चर है आज का इसको यहीं पर एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप सीखेंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ इनफ एंड अल्लाह हाफिज़।